आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट जो है जो विजन आईएएस की मैगजीन है उसमें से नेक्स्ट टॉपिक है जो है पोल्यूशन का। तो सबसे पहले पोल्यूशन में करेंगे एयर पोल्यूशन। तो एयर के न्यूज़ में क्या है, एयर पोल्यूशन जो है एयर पोल्यूशन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, ये क्या हुआ मैक्स क्या था न्यूज़ में। क्लाइमेट और जो क्लीन एयर कोलेशन है उसने लॉन्च किया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, जो बैकड्रॉप ऑफ किसके इंटरनेशनल जो डे बनाया गया था क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई में। और क्या था न्यूज़ में, ये लेड बाई है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में यूएनईपी के बारे में पढ़ा। इस साल उनका फोकस है कि वो इन्वेस्ट करेंगे क्लीन एयर नाउ में, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ थीम जो है। जो सीसीएसी है क्लीन जो है जो क्लाइमेट एंड जो क्लीन एयर कोलेशन है वो 2012 में बनाया गया था और कन्वेड विद इन जो है यूएनईपी में। अब सीसीएसी क्या है, एक वॉलंटरी पार्टनरशिप है जहां मोर देन 160 जो है अक्रॉस द वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स, बहुत सारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज काम करती हैं। इंडिया ने 2019 में इसे ज्वाइन किया। ये वर्क करती है किस तरीके से रिड्यूस किया जाएगा जो पावरफुल और जो शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट जो पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे मेथीन है, ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, जो बड़े ही पावरफुल और बड़ी कम टाइम लेते हैं लेकिन क्लाइमेट को जो है पोल्यूट करते हैं, ट्रोपोस्फेयर जोन को। तो दैट डिराइव्स बोथ क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन, दोनों को ये अफेक्ट करते हैं। क्या है ये एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म? ये एक जो है स्टॉप सोल्यूशन है, वन स्टॉप शॉप है जो प्रोवाइड करता है कि जो लेटेस्ट एयर क्वालिटी मैनेजमेंट गाइडलाइंस, किस तरीके से हवा को जो एयर को मैनेज करता है, वो टाइम टू टाइम जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है और टूल्स जो है वो प्रपोज करता है जो मीट करते हैं WHO के जो एयर क्वालिटी गाइडलाइन इन टर्म टारगेट्स। अब ये इट इज़ ए कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है CCAC का जो क्लीन एयर फ्लैगशिप है और कंट्रीब्यूट करता है किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा यूएनई जो यूनाइटेड नेशन का है जो से रेजोल्यूशन 6 है उसको। अब यूनाइटेड नेशन जो यूएनईए क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो है 6 सेशन जो हुआ था उसका रेजोल्यूशन 10 जो है वो फोकस करता है किस तरह से प्रमोट करना है रीजनल कोऑपरेशन, मतलब आपस में कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो है रीजनल गवर्नमेंट या रीजनल वेरियस स्टेट्स जो है मिलकर जो है एयर पोल्यूशन को कैसे कम करेंगे और एयर क्वालिटी को जो है ग्लोबली कैसे इंप्रूव करेंगे। जो WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है वो क्या है कि दे आर सेट ऑफ कुछ एविडेंस बेस्ड, मतलब प्रूफ्ड है ना, प्रूवन बेस्ड कुछ रिकमेंडेशन है किस तरह से लिमिट की थी वैल्यू जो वेरियस जो एयर में स्पेसिफिक जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे ये है ना SO2, NO2, O3, PM2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, अजून है, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, इनको कैसे जो है एक टारगेट में रखना है कि इतना ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इनको कैसे कम किया जाए। फॉर इंस्टेंट अगर 24 आवर्स का मीन जो है PM 2.0 अगर एक्सीड कर जाए 15 जो है ग्राम्स पर मीटर जो है क्यूब में, या फिर एनुअल मीन जो PM2 का वो एक्सीड करे 5 से, तो ये क्या है, पोल्यूटेंट शुड नॉट एक्सीड। ओके, ये इस तरह की जो है WHO की जो एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है ये होती हैं। तो इस तरीके से हम अपनी लोकली रीजनल वाइज स्टेट्स में सिटीज़ में जो है एयर क्वालिटी को मैनेज करते हैं। कुछ रिलेटेड न्यूज़ इसकी है, ग्लोबल जो नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O असेसमेंट रिपोर्ट, ये भी इनकी द्वारा CCAC के द्वारा जो है वो दी जाती है, किसके साथ मिलके, FOA के साथ। ये पहली इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो खाली फोकस करती है N2O पे। कौन कौन, CCAC और कौन मिलकर, FAO, ठीक है, समझे। की फाइंडिंग इसकी है कि एंथ्रोपोजेनिक जो एमिशंस है N2O का, उसने इंक्रीज़ हुआ ग्लोबली 40% 1921 से, विद 75% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है 40% इंक्रीज़ हो गया है अगर 1982 का हिसाब लगाए। क्या है ये N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड? ये एक जो है ऑडरलेस, कलरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस है, मतलब इसको आग नहीं लगती है, कलरलेस है, कोई टेस्टलेस है, जो सपोर्ट करता है कंबंशन को, और ये आकर नेचुरली करता है इन्वायरमेंट में, पहले से होता है, यूज़ होता है, एनेस्थीसिया में इसका यूज़ होता है, बाकी जो थेरेपेटिक बेनिफिट्स इसके हैं। कॉज यूरोफिया, जो इसको निकनेम लाफिंग गैस भी दिया गया है। मूवीज़ में आपने देखा होगा ना, एक गैस छोड़ी जाती है, सब लोग हंसने लग जाते हैं, वो N2O होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये, और हैज़ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी है टू जो है 73 टाइम्स दैट ऑफ CO2, इसके 273 टाइम्स CO2 से ज़्यादा इम्पैक्ट करता है।
और लास्ट करता है 100 साल से भी ज़्यादा। इसकी लाइफ टाइम मतलब ये एटमॉस्फेयर में इतने साल रह सकता है। और ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम पोटेंशियल देखें तो कई गुना CO2 से ज़्यादा है, तो इसका कंट्रोल करना इज़ एसेंशियल। नेक्स्ट है फ्यूल गैस जो है डिसल्फराइजेशन। क्या है, न्यूज़ में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ जो है ना इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जितने भी कोल बेस्ड, ठीक है, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे ये फ्लू गैस जो है सिस्टम, डिसल्फराइजेशन सिस्टम। क्या है ये फ्यूल जो FGT सिस्टम, जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है? देखो ये FGT सिस्टम जो है ना वो रिमूव कर देता है 90% ऑफ SO2 सल्फर ऑक्साइड्स को, जो है फ्लू गैस एमिशन से। जो कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, जहाँ पे कोल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पे जो है अगर ये SO2 तो निकलता ही है, अगर हम इस टेक्नोलॉजी का फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन का यूज़ करें तो ये सल्फर ऑक्साइड को 90% तक रिमूव कर देगा और इसको इन्वायरमेंट में जाने से रोक देगा। मेजरली 3 टाइप के ये सिस्टम होते हैं। एक ड्राई सोर्बेंट होता है जिसको लाइमस्टोन, जिसमें इंजेक्शन होता है, ठीक है, ड्राई। एक होता है यहाँ वेट लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है, और तीसरा है सी वाटर बेस। ये अडॉप्टेड है वर्ल्ड वाइड। SO2 भी एक कलरलेस, एक रिएक्टिव एयर पोल्यूटेंट है जिसके एक स्ट्रॉन्ग और बदबू जुड़ी है, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी खुशबू। हाई कंसंट्रेशन अगर SO2 का जो है ना इन एयर, वो जनरली लीड टू करता है फॉर्मेशन जो है सल्फर ऑक्साइड्स का। अब सल्फर ऑक्साइड्स जो है, सल्फर डाइऑक्साइड्स या फिर सल्फर ऑक्साइड्स जो है ना, वो रिएक्ट करते हैं बाकी कंपोनेंट्स के साथ, बाकी एटमॉस्फेयर में जो कंपोनेंट है जैसे, और फॉर्म करते हैं छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है, जो कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं PM की जो है पार्टिकुलेट मैटर्स के जो पोल्यूशन है एयर में वो ज़्यादा होता है। ये स्किन्स को इरिटेट कर सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो आइज़, नोज़, थ्रोट्स, लंग्स, इनको अफेक्ट कर सकता है। अगर हाई कंसंट्रेशन होगी SO2 की तो ये इन्फ्लेमेशन भी कॉज कर सकता है, या इरिटेशन होगी रिस्पिरेटरी में, जो सूजन भी हो सकती है, इरिटेट हो जाएगा आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे आप सांस लेते हो। तो ऑक्साइड्स जो सल्फर के और नाइट्रोजन के हैं वो रिएक्ट करते हैं ये रेन वाटर के साथ भी जो नीचे आती है, इससे एसिड रेन भी होती है। जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, इसी से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड्स या ऑक्साइड्स, इसी से तो ये एसिड रेन का भी एक कारण बनती है। एमिशन, इसका अगर सोर्स देखें ये कहाँ से निकलती है, फॉसिल फ्यूल के जलाने से, जो डीजल पेट्रोल, ठीक है, ने जो वेल्कोनिक एक्टिविटीज़ से भी होती है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए बड़ा हार्म है, और ख़ासकर एयर पोल्यूशन को जो है ये बहुत हद तक जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। ओके, तो ये जो है जो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन है, ये याद रखना एक चीज़ कि ये जो है जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनको जो है कोल बेस, इनमें जो है यूज़ करने को मैंडेटरी कर दिया है, ताकि जो 90% तक जो है ये चीज़ यहाँ से रोक लेती है, एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती। 3 टाइप इसके होते हैं, एक ड्राई लाइमस्टोन का, एक वेट का, और एक सी वाटर बेस जो है अडॉप्ट किए जाते हैं वर्ल्ड वाइड। ये चीज़ें याद रखना, बाकी छोड़ो। नेक्स्ट चलते हैं वाटर पोल्यूशन और उसकी कंजर्वेशन। देखो वाटर कंजर्वेशन इंडिया में जो है, इंडिया में वाटर कंजर्वेशन का अगर यूज़ की, देखो ग्राउंड वाटर यूज़, अगर हम स्टेटस देखें किस तरह से वाटर का यूज़, वाटर पानी का इस्तेमाल अगर इंडिया में होता है, तो उसमें जो है ग्राउंड वाटर यूज़ इन इंडिया एज़ पर जो डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट है 2024 की जो जल मिनिस्ट्री के द्वारा जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा जो है वो रिलीज़ की गई है, असेस करती है कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के द्वारा और बाकी एंड स्टेट्स के साथ मिलकर रिचार्ज, टोटल जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो डिक्रीज़ हुआ मार्जिनली। रिचार्ज मतलब जैसे बारिश होगी तो जो एक्वाफायर्स होते हैं अंडरग्राउंड से ना वो रिचार्ज हो जाते हैं, उससे बाद में पानी निकलता है, हम लोग हेड पंप्स के थ्रू वेरियस मेथड से निकालते हैं, नेचुरली भी निकलता है, तो ये रिचार्ज डिक्रीज़ हुआ है। 3.05% असेसमेंट यूनिट जो है वो बड़ा क्रिटिकल है। 11% जो असेसमेंट यूनिट हुआ है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है, मतलब 11% एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी निकाला जा रहा है जितना वो रिचार्ज भी नहीं हो रहा। आज ज़्यादातर जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो हो रहा है ग्राउंड वाटर की बात करें, जो ज़मीन के नीचे होता है, वो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, साउथ कर्नाटका में जो है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, साउथ एरियाज़ में, इन स्टेट्स के बहुत ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है पानी। अगर वाटर की एक्सेसिबिलिटी और यूजेज दे कि कहाँ पानी है, तो 18% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है इंडिया में, बट ओनली 4% जो है पानी के रिसोर्सेज हमारे पास है। हमारे पास पॉपुलेशन 18% है, बट वी हैव वाटर रिसोर्स ऑफ ओनली 4%। डिस्ट्रीब्यूशन जो फ्रेश वाटर का वो आइस केप में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फ्रेश वाटर्स में, फिर रिवर्स में, ठीक है। ये एक बार MCQ भी आया था कि वाटर वो बताते हैं सबसे ज़्यादा से कम क्या है।
असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा आइस कैप्स में, फिर ग्राउंड वाटर है, फिर फ्रेश वाटर लेक है, फिर रिवर्स। अर्बन्स में जो है 31% जो हाउस होल्ड हैं वो लैक करते हैं एक्सेस टू पाइप्ड वाटर, मतलब उनको पाइप से पानी घर पे नहीं पहुंचता, 31% घरों पे नहीं है। 67% जो वो कनेक्टेड ही नहीं है पाइप्स, जो सुवेज जो डिस्चार्ज सिस्टम है जहाँ वेस्ट वाटर निकलता है। इरिगेशन, जो लार्जेस्ट यूज़र है इंडिया का वाटर रिजर्व्स का, वो जो है इरिगेशन में और यूज़ करती है। 78% जो टोटल रिजर्व है पानी का वो सारा जो है इरिगेशन फैसिलिटी में यूज़ हो जाता है, एग्रीकल्चर और बाकी एक्टिविटीज़। ट्रेडिशनल जो वाटर स्टोरेज सिस्टम था इंडिया में, जैसे जल मंदिर था गुजरात में, खातरी कुल था हिमाचल में, जाबू है नागालैंड में, एरी और ओरानीज है तमिलनाडु में, डोंग्स है आसाम में, काटास, ये ट्रेडिशनल वेज में जहाँ से पानी जो है इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके से जो है, जैसे जल जीवन मिशन है, जो डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, जो मेंटेन करता है विलेजेस का वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैंक्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पाइप्स लगाई जाती है, इस तरीके से। कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर की जो कृषि सिंचाई योजना है, जैसे हर खेत को पानी, एक माइक्रो इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, पर ड्रॉप पर क्रॉप, प्रिसाइज वाटर एप्लीकेशन डिवाइस लाइक ड्रिप और स्प्रिंकल्स का यूज़ किया जाता है। अटल भूजल योजना है, जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट, किस तरह से ग्राउंड वाटर्स को मैनेज करना है। कैच द रेन, जल शक्ति अभियान का जो प्रमोट करता है किस तरह से जो रेन वाटर है उसको हम लोग जो है इकट्ठा कर सकते हैं, घरों की छतों से पाइप लगा के टंकीज भरी जाती है। नेशनल फ्रेमवर्क ऑन सेफ रीयूज ऑफ ट्रीटेड वाटर, पानी एक बार गंदा हो गया उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है, उसकी गंदगी निकाली जाता है, फिर रीयूज़ किया जाता है, ये मिशन। पावर टैरिफ पॉलिसी 2016 मैंडेट किया कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो यूज़ करेंगे ट्रीटेड सीवेज वाटर का फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जो उनके 50 किलोमीटर के रेडियस में है ना, फॉर नॉन प्रॉफिटेबल पर्पजेस के लिए, पोर्टेबल पर्पजेस के लिए, नॉन पोर्टेबल पर्पजेस के लिए उन पानी को यूज़ किया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट्स में वाटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए। अच्छा, नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 की जो मैंडेट करता है कि रिसाइकल किया जाएगा और रीयूज़ किया जाएगा वाटर को, और नेशनल गाइडलाइंस भी हैं ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज पे। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है मिशन से, बहुत सारे जो है स्कीम्स हैं, जैसे जल जीवन मिशन है, पर ड्रॉप है, अटल भूजल योजना है, ये वेरियस स्कीम्स है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव देखें तो नेहरू सेतु है आंध्र प्रदेश का, फिर जय जीवन हरियाली है, जल जीवन है, मिशन ककाटिया है तेलंगाना का, तो ये वेरियस स्कीम्स हैं। इतनी सारी जो है आप याद नहीं कर सकते, एक बार आपको जनरली गो थ्रू होना है बस। फिर एक है जल ही अमृत। क्या है ये जल ही अमृत? मतलब व्हाट्स रिसेंटली जो है जल ही अमृत एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया था, अमृत 2.0, मतलब अटल जो मिशन था रीजनरेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 का रिफॉर्म का ड्यूरिंग दी 100 डेज एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये लॉन्च किया गया था जल ही अमृत। क्या है ये? बैकड्रॉप जो है बिल्डिंग, बैकग्राउंड क्या है, बिल्डिंग ऑन सक्सेस ऑफ जो आज अमृत 1.0 तो सक्सेसफुल रहा, अब उसके सेकंड फेज में एम है कि वाटर सिक्योर सिटीज़ बनाई जाए। आपने रिसेंटली सुना होगा बेंगलुरु में कितनी वाटर की जो है स्कार्सिटी है, कितना कम है, तो ऐसी सिटीज़ को तैयार किया जाएगा जहाँ जो है जो वाटर एफिशिएंट हो, जहाँ पे वेरियस तरीक़ों से वाटर स्टोर किया जाए और वो यूज़ किया जाए और वो इंडिपेंडेंट रहे। देखो, जल ही अमृत जो इनिशिएटिव है उसका एम है कि इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट्स और यूटीज़ को, किस तरीके से वो एफिशिएंटली मैनेज करेंगे ये सीवेज जो है सीवेज जो है ट्रीटमेंट प्लांट्स को, और ऑल्सो टर्म्ड यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, यूज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, इनका यूज़ किया जाएगा ताकि जो पानी ख़राब हो चुका है उसे दोबारा से साफ़ किया जाएगा और फिर यूज़ किया जाएगा वेरियस पर्पज़ के लिए, ट्रीटेड वाटर, और प्रोड्यूस किया जाएगा। एक और इसका इनिशिएटिव है कि प्रोड्यूस किया जाएगा कंटिन्यू सप्लाई जो है हाई क्वालिटी जो है ट्रीटेड वाटर इन प्लांट से। अच्छा, प्रमोट की जाएगी एक सर्कुलर इकोनॉमी वाटर की, मतलब सर्कुलर इकोनॉमी मतलब वाटर को यूज़ किया, उसको रिसाइकल किया, ठीक है, फिर रीयूज़ किया, इस तरीके से एक सर्कुलर वाटर इकोनॉमी का यूज़ किया जाएगा। पर्पज़ है फोस्टर करना है इंटरसिटी कॉम्पिटिशन्स, इस जल ही अमृत के उन्हें बिल्ड करनी है बड़ी सारी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, कैपेसिटीज़, ठीक है, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट, वाटर डिस्चार्ज, एक सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट के साथ ये बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जहाँ पे जो है पोल्यूटेड वाटर को दोबारा से साफ़ किया जाएगा और फिर से उसे वेरियस पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। इन सिटीज़ को जिसके जितना बेहतरीन होगा उसको रेटिंग बेस इंसेंटिव दिए जाएंगे, पैसा दिएगा सेंटर के द्वारा, ठीक है, अवॉर्ड किया जाएगा क्लीनस
एंड स्टार रेटिंग दी जाएगी, कितने अच्छे से कोई अर्बन लोकल बॉडीज़ प्रोवाइड कर रही है या कोई स्टेट कितना अच्छा काम कर रही है। अगर हम अमृत के बारे में देखें 1.0, तो ये लॉन्च 2015 में हुआ था। ड्यूरेशन थी 15 से 20 के दिन। 500 सिटीज़ और टाउन्स इसमें कवर्ड थे। फोकस एरिया थे वाटर सप्लाई का, सीवरेज का, अच्छा सिपटेज का, सेप्टेज जो मैनेजमेंट है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम, ऐसे बॉम्बे देखते हो आप, जब भी मानसून आता है ब्लॉक हो जाती है रोड, रेलवे रोड्स, तो कैसे इनको जो है ये अर्बन एरियाज़ के जो है ये कुछ जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए लॉन्च किया था। 500 सिटीज़ कवर करती थी। 2015 से 20 तक का ड्यूरेशन था। फिर जो है इसके सक्सेसफुल होने के बाद 2.0 लॉन्च किया 2021 में। इसका 2021 से 26 जो है ये भी 5 ईयर का था। और जितने भी स्टेशनरी टाउन्स हैं इंडिया के, यूनिवर्सल कवरेज हो, वाटर सप्लाई इन सबको प्रोवाइड की जाएगी। फंक्शनल टैब्स हर घर, नल, ठीक है। जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, स्टेशनरी टाउन जो छोटे टाउन्स हैं इंडिया के, कवर करती है ऑलमोस्ट जो है 500 सिटीज़। इसमें भी क्या है वाटर रिसाइकलिंग और यूजेज। वाटर रीयूज़ मतलब ऑल्सो कॉमनली नोन एज वाटर रिसाइकलिंग। जैसे हम कचरा प्लास्टिक रिसाइकल करते हैं ना, वैसे वाटर भी रिक्लेम्ड वाटर, जो वेराइटीज़ ऑफ सोर्सेज से है ना पानी आता है उसको दोबारा से ट्रीट किया जाएगा और यूज़ किया जाएगा बेनिफिशियल पर्पजेज़ के लिए, चाहे वो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, बाकी चीज़ है, ठीक है। अगर कुछ सोर्सेज देखें कहाँ से जो है ये पोटेंशियली हम लोग जो है ये वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। म्यूनसिपलिटी का जो वेस्ट वाटर है या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से आता है या कूलिंग वाटर से आता है, स्टॉर्म वाटर है जो एग्रीकल्चर से जो रन ऑफ होता है, रिटर्न फ्लो, इन सब चीज़ों को, ठीक है। वाटर रीयूज़ वेरियस टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, रिवर्स ओस्मोसिस है, डिसइंफेक्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेरियस टेक्नोलॉजी हैं, थर्मल एवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। इनको आप एक एक को डिटेल में पढ़ने जाओगे तो बहुत लंबा है, इतना आपको डिटेलिंग में पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए अमृत 2.0 2.1 क्या है, कितनी सिटीज़ कवर होती हैं, और जल ही अमृत ये क्या है, इसमें क्या किस चीज़ की बात की है, इंसेंटिव्स देने की बात की है सिटीज़ की, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे, इन पे यहाँ पे सीवेज सिस्टम सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है। हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर की है, एक सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर इसकी बात की गई है, ओके। तो ये चीज़ें आप याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, जल सिंचाई जन जो है भागीदारी, मतलब जल सिंचाई जन भागीदारी इनिशिएटिव जो लॉन्च कहाँ किया, लॉन्च फ्रॉम सूरत, गुजरात से लॉन्च किया गया। ये न्यूज़ में था। क्या है ये जल से जो है सिंचाई जन भागीदारी इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव इसका मकसद है कि कैसे पानी को बचाया जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज, मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान देकर कम्युनिटी पार्टनरशिप और ओनरशिप को लेकर सारी कम्युनिटीज़ मिलकर एम है कि बनाए जाएंगे 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे जिससे पानी जो बारिश का आता है उसको स्टोर किया जाए। कम्युनिटीज़ जो सोसाइटीज़ पे लोग हैं, जो कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है उनको साथ में जो है उनकी पार्टिसिपेशन होगी तभी होगा। लॉन्ग टर्म एक वाटर सस्टेनेबल अक्रॉस स्टेट, ये जो है ना ये बेस्ड सक्सेस पे जो जल सिंचाई इनिशिएटिव जो गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था उसके सक्सेस होने के बाद जो था कि किस तरह से लोगों को, सिटीजन्स को, लोकल बॉडीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को और बाकी स्टेट होल्डर्स को जो है इकट्ठे मिलाकर उनको मोबिलाइज करके उनको इकट्ठे कर ये काम किया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का इनिशिएटिव है। कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर जो हैं जल शक्ति के जो अलग हैं बाकी चीज़ों से, एम्फसाइज किया गया इंडिया का जो ट्रेडिशनल कॉन्शियसनेस है, ठीक है, जो हम बरसों से जो है करते आ रहे हैं, ट्रीट वाटर एज ए फॉर्म ऑफ गॉड एंड रिवर एंड एज गॉडेस, कि पानी को एक गॉड की तरह और रिवर को एक गॉडेस की तरह जैसे एंशिएंट इंडिया में लोग पूजा करते थे। टू रिस्पेक्ट द वाटर, उनको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अडॉप्ट करना एक होल ऑफ अ सोसाइटी एंड होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, सब लोगों को, सब गवर्नमेंट्स को साथ में मिलकर काम करना है, ट्रीट करना, पानी को ट्रीट करना है। ट्रीटेड जो है ट्रीट्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट एक पॉलिसी मैटर, एक सोशल कमिटमेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी है, नहीं, हमारा एक सोशली भी, हमारा एक एज ए सोसाइटी एज ए होल भी हमारा एक कमिटमेंट होना चाहिए कि वाटर जो है वो सिर्फ कोई हमें फ़ायदा नहीं देगा या फिर सिर्फ बाकियों के लिए नहीं, ये एक कम्युनिटी ओनरशिप है, ये सबका है, इसको उस तरीके से ट्रीट करना है। जो ऑन गोइंग जल शक्ति अभियान है, जो कैच द रेन वाटर, उनके साथ जो है ऑफ कोलैबोरेटिव वाटर मैनेजमेंट, उनके साथ कहीं ना कहीं ये अलाइंड है।
तो ये गुजरात में लॉन्च हुआ था। अगर पूछा जाए इतना है, जल जो है, जल सिंचाई जल भागीरथी इनिशिएटिव क्या है, तो आपको याद रखना ये गुजरात में लॉन्च किया गया था। ये एक कम्युनिटी पार्टनरशिप है कि लोगों को कैसे साथ में मिलकर, सिटीजन्स को, लोकल बॉडीज़ को, कम्युनिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को, इनको मिल के कैसे पानी की जो है बचाना है, कैसे कैच करना है रेन वाटर, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे ट्रीट करना है, ठीक है, एक ट्रेडिशनल वेज में कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं कुछ बाकी जो अदर रिलेटेड न्यूज़ है। यूनाइटेड नेशन जो है वाटर कन्वेंशन क्या है, आइवरी कोस्ट ने ज्वाइन किया यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। किस तरीके से कन्वेंशन प्रोटेक्शन कैसे करनी है और यूज़ कैसे करना है, जो ट्रांस बॉर्डर जो है बाउंड्री वाटर कोर्सेज है और इंटरनेशनल लेक्स, कुछ ऐसे लेक्स होते हैं ना जो 2-3 कंट्रीज़ के बीच में, एक कंट्री इधर है एक इधर है, या कोई रिवर है जो एक इधर कंट्री रहती है एक इधर, उसके बीच बॉर्डर एरिया से, इनको कैसे कन्वर्ट। तो यूनाइटेड नेशन जो वाटर कन्वेंशन है, जेनेसिस मतलब जो हेलसिंकी जो फिनलैंड है 1992 में हुआ था, इन फोर्स में आया था 1966 में यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। लीगली बाइंडिंग है, रिक्वायर है पार्टीज़ को कि वो यूज़ करें ट्रांस बाउंड्री जिसके जो वाटर है रीजनेबल और इक्विटेबल वे में, इंश्योर करें एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो सके और दोनों कंट्रीज़ को एक इक्वली मिले। जैसे बहुत सारे रिवर्स इंडिया में भी हैं, जो पाकिस्तान में भी जाते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, है ना। इसका पार्टी इसका इंडिया नहीं है मेंबर, जो यूनाइटेड नेशन जो वाटर कन्वेंशन है इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ये बात सिर्फ आपने याद रखनी है। ये बात करता है ट्रांस बाउंड्री किस तरह वाटर का मैनेजमेंट करना है एक इक्विटेबल वे में जो है और सस्टेनेबल वे में जो है इसका मैनेज करना और इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये बात जो है वाटर कोर्सेज के जो ट्रांस बाउंड्री और इंटरनेशनल लीग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी है हमारे लिए एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने याद रखना है कैसे अपर 3 रिवर्स जो है वो उसका 70% वाटर जो है पाकिस्तान यूज़ करता है, लोअर 3 जो रिवर्स हैं जो नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में उसका इंडिया यूज़ करता है। ये ई फ्लो मॉनिटरिंग, ये जो है ई फ्लो मॉनिटरिंग क्या है, ये अंडर जो है यूनियन जो है जल मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च किया गया है ई फ्लो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम। क्या है ये रेफर टू एज ए फ्लो रिक्वायर्ड टू मीट द इकोलॉजिकल फंक्शन फॉर फ्लोरा एंड फॉना इन वाटर बॉडीज। डेवलप किया गया है नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ क्लीन गंगा जो नमामि गंगा उसके द्वारा। क्या रेफर करता है, जो क्या फ्लो एक रिवर का रिक्वायर्ड है किसी वाटर बॉडीज़ का, ताकि उसके अंदर जो प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ रह रहे हैं वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। नमामि गंगा प्रोग्राम जो इन्वॉल्व है गंगा को क्लीन करने के लिए और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वेरियस, जैसे सन है, भागीरथी है और बड़ी रिवर से अकालनंदा, सन है, कोसी है, वेरियस रिवर है, घाघरा है, उनको और जो है गंगा को क्लीन करने के लिए नमामि गंगा जो प्रोग्राम है ये अलो करता है। ये ई फ्लो मॉनिटरिंग है जो रियल टाइम एनालिसिस करता है कि पानी की क्वालिटी गंगा जमुना और उसकी ट्रिब्यूटरी में कैसी है। ये भी हमें दिखाता है कि मॉनिटर करता है नमामि गंगा प्रोग्राम किस तरीके से जो है चल रहा है, ठीक है, और एक्टिविटीज़ किस तरह से जो है जो सेंट्रल लेवल में। नेक्स्ट है नेशनल वाटर अवार्ड। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो है प्रेजेंट किया है 5th जो है नेशनल वाटर अवार्ड न्यू दिल्ली में। क्या है ये नोडल मिनिस्ट्री जल शक्ति है, ठीक है। एम है क्रिएट करने के लिए अवेयरनेस लोगों में फैलाई जाएगी कि कितना ज़रूरी है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। प्रेजेंट किया जाता है 9 कैटेगरीज में। बेस्ट स्टेट कौन सी है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ है, बेस्ट स्कूल या कॉलेज, बेस्ट इंडस्ट्री, बेस्ट वाटर यूज़र एसोसिएशन है, इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। तो उड़ीसा जो है उसको बेस्ट स्टेट मिला है। सूरत गुजरात में जो है वो बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज़ को जो है ये वाटर जो है बेस्ट वाटर मैनेजमेंट जो है अवार्ड मिला है, ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड। ओके, ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक वाटर। देखो ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक वाटर रिलीज, उसने अपना रिपोर्ट रिलीज किया है द इकोनॉमिक्स ऑफ वाटर वैल्यूइंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एज ए ग्लोबल कॉमन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आई है, ये क्या है ग्लोबल कमीशन ऑन इकोनॉमिक ऑफ वाटर। ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन है जो लॉन्च की गई है मई 2022 में 2 ईयर के मैंडेट के साथ। एक इंडिपेंडेंट और डाइवर्स पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च बॉडी है जो फोकस करती है किस तरीके से हमने एक सस्टेनेबल वे में वाटर को रिसोर्सेज को मैनेज करना है। सस्टेनेबल वे में मतलब फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए कि सिर्फ पानी आज ही यूज़ करके ख़त्म नहीं करना है, टुमारो नेक्स्ट जनरेशन्स विल ऑल्सो यूज़, तो इस वे में यूज़ करना है ताकि फ्यूचर के लिए भी कुछ बचा रहे, ठीक है। कन्वेइंग एंटिटी गवर्नमेंट ऑफ नेदरलैंड और बाकी विद फैसिलिटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट जो OCD है उसके साथ मिलकर जो है ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है वेस्ट मैनेजमेंट। ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है केमिकल्स फंड GFC जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड। न्यूज़ में कहा था GFC फंड ने लॉन्च किया है पहला प्रोजेक्ट कॉल फॉर के टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है केमिकल्स
और वेस्ट का, कि सेफ और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना है। ये केमिकली जो केमिकल वेस्ट होते हैं ना फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज से होता है, डिफरेंट वेज जो ये वेस्ट आता है, इसको कैसे मैनेज करना है। क्या है जीएफसी फंड? ये जो है 5th जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट हुआ था 2023 में बोन जर्मनी में, वहाँ जो है सेटअप किया गया था। एग्जिस्टिंग जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म है बड़ी कॉम्प्लीमेंट करता है, लाइक जैसे ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है जो फंड करती है और सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट एक्शंस। ऑब्जेक्टिव क्या है ये जीएफसी फंड का? जो सपोर्ट करती है लो और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है, जो डेवलपिंग या जो गरीब मुल्क हैं, इंक्लूडिंग जो स्मॉल छोटे छोटे आइलैंड जो डेवलपिंग स्टेट है, एड्रेस करने के लिए जो केमिकल्स हैं, इंक्लूडिंग जो प्रोडक्ट्स या वेस्ट इन लाइन है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कैसे इनको मैनेज करना और कैसे डिस्पोज करना है, कैसे रिसाइकल करना है, उनके बारे में। मीडियम स्केल प्रोजेक्ट जो स्ट्रेंथ करेगा नेशनल और रीजनल एबिलिटीज़ को। एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो ऑपरेशनल डिसीजन लेता है, इनके फंक्शन को देखता है। 2 जो है नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हो, हर यूनाइटेड नेशन रीजन से रिप्रेजेंट करता है सारे डोनर्स और कंट्रीब्यूटर्स को भी। फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिसीव करता है वॉलंटरी फंड जो 3 लाख से जो 8 लाख USD डॉलर की अप टू 3 ईयर्स मिनिमाइज करने के लिए हार्म किस तरह से केमिकल वेस्ट। तो अप्रोच एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई जाए किस तरह से इनको वेस्ट मैनेज करना है, इस चीज़ों के बारे में केमिकल वेस्ट, उसके लिए फंडिंग की जाती है। ज़्यादातर जो लो इनकम या जो डेवलपिंग कंट्री या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए। नेक्स्ट है ई वेस्ट। न्यूज़ में क्या था? ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2014 रिलीज़ की गई है। क्या है न्यूज़ में? रिपोर्ट जो फंडेड और प्रिपेयर की गई है पार्टनरशिप के साथ यूनाइटेड नेशन जो इंस्टीट्यूट है ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है UNITAR के द्वारा, और रिसाइकल सस्टेनेबल रिसाइकल प्रोग्राम और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और फाउंडेशन जो है कार्नेगी के द्वारा। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है किसके द्वारा, सिर्फ हमें पता होना चाहिए ये है क्या। इस रिपोर्ट ने क्या हाईलाइट किया कि इस रिपोर्ट ने ये कहा है कि कलेक्शन और रिसाइकलिंग जो है 23% जो है फॉर्मली कलेक्ट हो रहा है और रिसाइकल हो रहा है। ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टेलीविजन्स, LEDs, स्मार्टफोन्स जो भी है, मतलब इनसे जो रिसाइकलिंग हो रही है, कुछ भी हो, फ्रिज, AC, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी, उनका वेस्ट सिर्फ 22.3% जो है 22.3% जो है फॉर्मली जो है कलेक्ट हो रहा है और रिसाइकल हो रहा है। रीजन वाइज हम देखें तो जो पर कैपिटा जनरेटेड है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा यूरोप में ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसके बाद ओशियाना कंट्रीज मतलब ऑस्ट्रेलिया और ये एरियाज, न्यूजीलैंड और अमेरिका में जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है। अगर इंडिया की रैंकिंग देखें, इंडिया जो है 3rd नंबर पे है लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर, अबाउट 4100 मिलियन kg जो है जनरेट करता। उसके बाद जो है फॉलोइंग ओनली चाइना और USA के बाद जो है 3rd लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर है। अगर रीजन वाइज यूरोप और ओशियाना जो है वो सबसे ऊपर है, और अमेरिका। क्या होता है ई वेस्ट? ये इंक्लूड करता है किसी तरह की भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, इंक्लूडिंग जो सोलर वो फोटोवोल्टिक है, जो नहीं होती प्लेट्स, सोलर प्लेट्स है ना, डिस्चार्ज एज ई वेस्ट बिना किसी इंटेंट के उसको यूज़ किए। वेस्ट हो गया तब कि जब अब दोबारा इसको यूज़ करने का कोई ख्याल नहीं, एज वेल एज जो रिजेक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरर या रीबर्निश्ड या रिपेयर प्रोग्रेस से जो रिजेक्टेड है वो भी वेस्ट ही है ना। तो ये होते हैं ई वेस्ट। नीड फॉर ई वेस्ट, क्यों ई वेस्ट को जो है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है इसको मैनेज करने की ज़रूरत है प्रॉपरली? क्योंकि इसके इन्वायरमेंटल रिस्क हैं, इसके हजार्डस हैं, कंटेन करते हैं 1000 से ज़्यादा टॉक्सिक मटेरियल जैसे मरकरी और लिड जैसी चीज़ें जो बड़े हार्मफुल हैं। अच्छा, रिसाइकल से इकोनॉमिक बेनिफिट भी रिकवर किए जा सकते हैं, प्रीशियस मटेरियल जैसे गोल्ड है एटसेट्रा। चैलेंजेस एसोसिएट, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ई वेस्ट जो है प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा? इंडिया में जो है इनफॉर्मल रिसाइकलिंग 85% ऑफ जो मैनेज किया जाता है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के द्वारा है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। ह्यूज इम्पोर्ट 80% ऑफ जो फॉर रिसाइकलिंग जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेजा जाता है, डेवलप कंट्रीज़ के द्वारा। जो वेस्ट जनरेट हुआ वो डेवलपिंग कंट्रीज से जो है डेवलप कंट्री से डेवलपिंग में भेजा जा रहा है, उनको थोड़ा पैसा दे, अब वहाँ ढेर लगा दिया जा रहा है। अगर ई वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिया में बात करें तो इंडिया में रूल है हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो है अमेंडमेंट एक्ट 2013 पहले फर्स्ट टाइम जो कवर करता था किस तरह से हैजार्डस वेस्ट जो है, हैजार्डस मटेरियल जो है ई वेस्ट जो खतरनाक है, जिनसे वेरियस चीज़ें हो सकती हैं। ई वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल भी है 2011 में, जिसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड की गई। प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स जो चीज़ें जो बना रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है एंड ऑफ द लाइफ में, अगर कोई वापस दे रहा है तो उसको रिसाइकल करने की। EPR जो है एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी अप्रोच है जिसमें प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉर अ प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड टू पोस्ट कंज्यूमर स्टेज के प्रोडक्ट को रिसाइकल करेगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 का है, इसने भी इंट्रोड्यूस किया
जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन 2022 का ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, एम किया प्रमोट करने के लिए एक सर्कुलर इकोनॉमी थ्रू ईपीआर रजीम की तरह। सर्कुलर इकोनॉमी पता है ना, रीयूज़, देखो क्या आता है, यूज़ फिर रिसाइकल फिर उसको रिपेयर फिर रीयूज़ फिर रिसाइकल, इस तरीके से। सेकंड अमेंडमेंट के ई वेस्ट में 2013 में बहुत सारे प्रोविजंस नए ऐड किए गए, एग्जाम्पशन किया गया है रिडक्शन जो हार्मफुल सब्सटेंस का, कन्वेंशन फैक्टर जैसे ईपीआर सर्टिफिकेट जनरेशन के जो ये जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगी, मैनेजमेंट ऑफ रेफ्रिजरेंट बाय द प्रोड्यूसर, ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, ये सारे जो है अमेंड्स किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह वेरियस चीज़ें की गई हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस फिक्स किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, किस तरह से आपको मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर और रिबर्निश को रिसाइकलर को एक पीरियड दिया जाएगा जो एक्सीडिंग 9 मंथ होगा, आपको कैसे फाइल करनी है रिटर्न्स, कैसे आपने जो है अगर चीज़ आपकी कोई ख़राब होगी तो आप जो प्रोड्यूसर को दे सकते हो, आपको जाके वो रिसाइकल करेगा। वेरियस सिटीजन्स की भी जो सिटीजन सेंट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यूज़ भी हुआ है। तो ये वेरियस इनिशिएटिव्स, जैसे बेसल कन्वेंशन इसमें एक इंटरनेशनल आती है, वो चेक करता है मूवमेंट जो है हैजार्डस वेस्ट का बिटवीन कंट्रीज, यूएनईपी के अंदर ही आता है ये भी, ठीक है, कि कोई भी हैजार्डस वेस्ट है इंक्लूडिंग जो ई वेस्ट है वो किसी जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र हो रहा है, एक प्रायर कंसेंट भी है इसमें, ठीक है। तो ये जो है नहीं होगा बाउंड्री से बिना उनकी इजाज़त के, ये नहीं कि चाइना आके जो है हमारे जो है समुद्र में जो है इंडियन ओशन के जो है हमारे कंट्रीज़ के जो है कोस्टल एरियाज़ में आके डंप कर दे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। ओके, तो ये चीज़ थी ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, न्यूज़ में था इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन गाइडलाइंस है कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है मैनेजमेंट वो इशू किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल के द्वारा अंडर जो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 के। क्या है ये इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, पावर टू सीपीसीबी, मतलब रूल 2022 जो है वो कहता है, मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो पावर्स हैं 2022 रूल्स कहता है वो इंपावर करता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि वो इम्पोज कर सकता है या कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम प्रोड्यूसर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वेस्ट से और एंटिटी से इन्वॉल्विंग रीबर्निश या रिसाइकल वेस्ट बैटरीज इन केस नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल, ठीक है। अगर इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन है वो प्रोड्यूसर्स और उन एंटिटी से ले सकता है अगर ये रीबर्निशमेंट और रिसाइकल जो वेस्ट बैटरी है वो रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे प्रॉपरली, एंड ऑफ द लाइफ जो है वो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रिसाइकलिंग अगर वो नहीं करेंगे तो उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा इन्वायरमेंटल, किसको, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्वायरमेंटल कंपनसेशन इंपोज कर सकता है इन लोगों पे। एप्लीकेबिलिटी, इट कैन ऑल्सो बी लेविड ऑन एंटिटीज़ जो एक्टिविटीज़ बिना रजिस्ट्रेशन के कर रहे हैं उन पे भी है और प्रोवाइड कर रहे हैं फॉल्स इन्फॉर्मेशन या विलफुल या जानबूझ के चीज़ें छुपा रहे हैं मटेरियल फैक्ट्स जो रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं बेस्ड ऑन पोल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो प्रोड्यूसर जो ऑपरेटिंग विद रिस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ जो एक्सटेंडेड जो ईपीआर है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट्स हैं कि इतना आपने जो है रिसाइकल भी करना है जितना आपने बेचा है ना, ठीक है, आपने एंड ऑफ द लाइफ में इतना रिसाइकल करना और वो सर्टिफिकेट मिलेगी आपको इन्वायरमेंटल अथॉरिटीज़ के द्वारा। अगर ये टारगेट्स नहीं अचीव कर रहे तो भी आपको इन्वायरमेंटल जो है कंपनसेशन पड़ेगा। एडिशनल ईपीआर जो ऑब्लिगेशन है पेमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल जो कंपनसेशन है होएवर शैल नॉट बी एब्जॉल्व जो प्रोड्यूसर सेट आउट अंडर द रूल। ये नहीं कि आप इन्वायरमेंटल कंपनसेशन दे के जो है आप ये प्रोड्यूसर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओगे, नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। कुछ की हाईलाइट इस डिमांड की हैं इसकी हैं कि जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन टू बी लेविड 2 रजीम्स में। पहली रजीम जो है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की वो है कि इन्वायरमेंटल कंपनसेशन विल बी लेविड उन पे भी होगा प्रोड्यूसर पे जो मेटल वाइज जो है फ्रॉम जैसे लीड एसिडिक बैटरी है या लिथियम आयन है या बाकी बैटरी टारगेट्स हैं अगर उनको अचीव ना करें, नॉट फुलफिल मेटल वाइज फुलफिल ना करें, ठीक है, रिसाइकलिंग, तो भी देना पड़ेगा। दूसरी रजीम कहती है उन पे भी किसी भी एंटिटी पे ये हो सकता है अगर वो जो है ये रूल्स को फॉलो ना करे, ठीक है, बेस्ड ऑन जो एप्लीकेशन फीस है। क्या है ये बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 का, जो बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है अगर आप इसको भी जो है अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपको इन्वायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्या है, ऑल टाइप ऑफ बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरी है, गाड़ियों की है ना ईवी बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, या पोर्टेबल बैटरीज जो एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हो, या ऑटोमेटिक बैटरीज हैं, इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी बैटरीज का यूज़ होता है। तो
इसमें भी स्पेसिफिकली जो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ प्रोड्यूसर को जो बनाने वाला है बैटरी उसको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब ये इनकी एंड ऑफ द लाइफ होगी ये कलेक्ट करेंगे, इनको रिसाइकल करेंगे और रीबर्निश करेंगे वेस्ट मटेरियल्स को। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है अगर आपने जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर टारगेट्स जो है वो अचीव नहीं किए, बेस्ड ऑन जो है पोल्यूटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पोल्यूट कर रहा है उसी को हर्जाना भरना पड़ेगा। ठीक है, जो ट्रिपल पी है ये एक प्रैक्टिस है जिसमें जो है जो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूसर पोल्यूशन बेयर द कॉस्ट, जो चीज़ें बना रहा है वही उस जो पोल्यूशन तो एंड ऑफ द लाइफ वही कर रहा है, तो उसको जो है ये पोल्यूशन को प्रिवेंट और डैमेज जो है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को ना हो, इसके लिए पोल्यूशन जो है ये प्रोड्यूसर पोल्यूशन बेयर द कॉस्ट, ये प्रोड्यूसर को कॉस्ट भरनी पड़ेगी ना, क्योंकि तुमने ऐसी चीज़ बनाई है एट द फर्स्ट प्लेस जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा अगर आप रिसाइकल नहीं करोगे प्रॉपरली, आप इसको अगर प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, तो मैंडेटरी फेज है इन टारगेट हैव बीन सेट आउट यूजिंग रिसाइकल मटेरियल। तो नई जो बैटरी प्रोडक्ट है टू फाइनली अचीव 25% बाई 2030 बट बोथ पोर्टेबल एंड ईवी बैटरीज। तो फेज इन टारगेट हैज बीन सेट यूजिंग रिसाइकल मटेरियल, तो रिसाइकल मटेरियल्स का यूज किया जाएगा न्यू बैटरी जो प्रोडक्ट है। ठीक है, 20% तक एटलीस्ट जो है वो यूज़ किया जाएगा 2030 से 31 तक जो है इनको जो है जो पुरानी बैटरीज को रिसाइकल किया जाएगा, उनके मटेरियल्स को नए में यूज़ किया जाएगा एटलीस्ट 25% बोथ जो पोर्टेबल और ईवी बैटरीज दोनों में। तो ये है एक्सटेंडेड जो है। इसमें आपने क्या याद रखना है, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है, इसमें एक ही तो आपने याद रखना है ये रजीम फर्स्ट और सेकेंड, कि अगर आपने जो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल को ना अपनाया तो भी आपको जो है इन्वायरमेंटल कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। एक ये चीज़ याद रखना, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन, एक क्या है EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद रखनी दो चीज़ें। ठीक है, बाकी इतना कुछ है नहीं इसमें। और तीसरी चीज़ याद रखनी, ये क्या होता है पल्यूटर पे रिस्पॉन्स प्रिंसिपल, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है ये। अगर पूछा है PPP इज रिलेटेड टू, अगर उसमें जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जगह अगर आपको आया कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रिलेटेड टू जो है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, तो आपने यही टिक करना है कि प्रोड्यूसर को जो है वो पोल्यूशन का जो है बेयर करना पड़ेगा कॉस्ट। देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ कुछ पोल्यूशन, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, जो स्टेटस जो प्लास्टिक पोल्यूशन का अकॉर्डिंग टू UNEP के एनुअल जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं 2000 से लेके 2019 के बीच में 2x हो गया, मतलब डबल हो गया है प्लास्टिक पोल्यूशन। ये UNEP का स्टेटस है। इंडिया का रैंक जो है 3rd है ग्लोबली कंट्रीब्यूशन में, 5.5 मिलियन टन्स जो है सिंगल यूज जो है प्लास्टिक वेस्ट जो है वो जनरेट करता है इंडिया, समझे। अच्छा देखो, और देखो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो प्लास्टिक है और उसका यूज़ है जो है पोलोथीन, जो पोलियोथेलीन है ना, जो टेरिफेथलेट मतलब PET और पीटा जो है बेवरेज बोटल्स के ऊपर जो प्लास्टिक बोटल्स होती है। हाई डेंसिटी एक पोलीथीन है जो डिटर्जेंट की बोटल्स के ऊपर होता है। ठीक है, प्लम्बिंग पाइप्स जो होती हैं PVC पाइप उसके ऊपर है पॉलीविनाइल क्लोराइड। लो डेंसिटी के तो ये बबल रैप होते हैं, या स्ट्रॉज नहीं होती जो हम लोग फ्रूटीज़ की या जो जूस की जो बोतल के ऊपर लगा होता है जो डब्बे के ऊपर होता है, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो है ये पोलोथीन्स है। इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक और उसकी यूजेज कहाँ होती है, जैसे बोटल्स में, स्ट्रॉज में, प्लस सिंगल वेस्ट प्लास्टिक या पैकेजिंग मटेरियल्स में। इसमें केमिकल्स यूज़ होते हैं प्लास्टिक्स में वो है विनिल जो क्लोराइड जो मोनोमर है, एक इन लिक्विड्स और इन वेपर्स में फॉर्म में इंक्रीज़ करने के लिए रिस्क जो इंक्रीज़ करता है रिस्क जो लीवर का और ब्रेन कैंसर का। बेंजीन और जो बुटाडाइन है जो कोज करता है ल्यूकीमिया और लिम्फोमिस। अच्छा, स्टेराइन है एक न्यूरोटॉक्सिक है एंड पॉसिबली एक ह्यूमन जो है कार्सिनोजन है। फिर है बिस्फेनॉल A जो BPA भी कहते हैं, केमिकली यूज्ड है टू मेक जो है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स। तो ये वेरियस जो है ये केमिकल्स का यूज़ होता है और उसके देखो वेरियस ह्यूमन इम्पैक्ट है लिम्फोमाइसिस के द्वारा। अच्छा, ल्यूकीमिया है, ब्रेन कैंसर है, लीवर डिजीज़ होते हैं। बाकी तो अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन जो है बहुत सारी होती हैं जो एक्टिविटीज़ जो इसके द्वारा, जैसे ड्रेनेज ब्लॉक्स हो जाती हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर में जो है
प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, नालियाँ बंद हो जाती हैं, नदी नाले, फिर पोल्यूशन जो इसका बाकी होता है, सॉइल पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इससे वो तो टन्स है। कुछ इनिशिएटिव्स अगर देखें जो इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल टेकर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए, और कुछ इंडियन भी देखेंगे। ग्लोबली जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जो प्लास्टिक पोल्यूशन है और मरीन लेटर है, GPML, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन और मरीन लेटर, इस पे जो है ये लॉन्च किया गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो 20 में, रियो 20 जो समिट हुई थी, अर्थ समिट 2012 में। फिर एक है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, जो मारपोल नाम से भी जो है बहुत फेमस है, अडॉप्टेड जो इंटरनेशनल मैराटाइन ऑर्गेनाइजेशन ने 1973 में किया था। बेसल कन्वेंशन है रेगुलेट करने के लिए जो मूवमेंट और डिस्पोजल है हैजार्डस वेस्ट की, इंक्लूडिंग जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको किस तरह से रेगुलेट करना, मूवमेंट एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर या कहीं डंपिंग ना हो रही हो, उसके जो है कंट्रोल के लिए बेसल है। काउंटर मेजर सेकंड प्रोजेक्ट है, UNEP का प्लास्टिक इनिशिएटिव है, UN का रेजोल्यूशन है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, जियोलिटर है प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे के द्वारा, IMO जो है इंटरनेशनल मैराटाइन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और जो है FAO के द्वारा, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरीके से रिड्यूस किया जा सकता है सी बेस्ड जो मरीन प्लास्टिक लिटर है, समुद्र में ही तो एट द एंड जाता है ना, रिवर नदी नालियों से होकर समुद्र में, इसको कैसे कम किया जा सकता है। जैसे कन्वेंशन है प्रिवेंशन ऑफ मरीन पोल्यूशन बाई डंपिंग जो है वेस्ट्स एंड अदर मैटर्स 1972 जो लंदन कन्वेंशन जिसको बोलते हैं। इंडिया का है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2006 का, जो नोटिफाइड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट को बैन किया गया है फ्रॉम 2022 इफेक्टिवली। एक्सटेंडेड EPR रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताई थी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो प्लास्टिक के लिए भी है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2006 के अंदर, कि आपको रिसाइकल करना है एंड ऑफ द लाइफ में। अनप्लास्टिक कलेक्शन है, कोफॉन्ड है जो कन्फेडरेशन ऑफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, UNEP और वर्ल्ड वाइड जो फंड है इंडिया, ओके। प्रोजेक्ट रीप्लान भी है, रिड्यूस प्लास्टिक फ्रॉम नेचर, जो खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। लाइफ मिशन है, बैन है SUP प्रोडक्ट्स में इंक्लूडिंग प्लास्टिक बैग, स्ट्रॉ, कप्स और प्लेट्स, इन पे बैन लगाया गया है। अच्छा, कैंपेन है जैसे बीट प्लास्टिक पोल्यूशन और प्लास्टिक फ्री इंडिया, ये वेरियस जो कैंपेन जो है प्लास्टिक वेस्ट का हमने देखा, उसके वो कहाँ कहाँ से आती हैं, उसके क्या क्या केमिकल यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं, कितना रैंक, इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है प्लास्टिक वेस्ट का, ठीक है। और कहीं ना कहीं UNEP की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2019 के बीच में जो है डबल हो गया है जो प्लास्टिक प्रोडक्शन। तो वेरियस इनिशिएटिव लिए गए हैं इंडिया और ग्लोबल के द्वारा, ये इसमें थे। आप इसको एक बार 2 बार गो थ्रू करके जाना ज़रूर, कोई MCQ यहाँ से आ सकता है। एक है माइक्रो प्लास्टिक, क्या है, रिसेंटली रिसर्च से ये पता चलता है कि जो प्रेजेंस है माइक्रो प्लास्टिक का विद इन बोथ किडनी एंड ह्यूमन टेस्टिस। मतलब क्या है माइक्रो प्लास्टिक छोटा प्लास्टिक पीस है जो लेस देन 5 मिलीमीटर लंबा है, लेस देन 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर से भी लंबे जो है ना, कम छोटे छोटे प्लास्टिक्स पीसेस जो हार्मफुल हैं, जो बहुत खतरनाक हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जिंदा लोगों के लिए, ठीक है, जिंदा चीज़ों के लिए। 2 कैटेगरी में है, दीज आर 2 कैटेगरीज है। एक है प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक, ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो डिज़ाइन किए जाते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे कॉस्मेटिक के लिए, कपड़ों के लिए, माइक्रोफाइबर्स जो माइक्रोफाइबर्स नहीं, छोटे छोटे जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से शेड होते। सेकेंडरी प्लास्टिक होती है, ये पार्टिकल जो रिजल्ट होते हैं बड़े बड़े लार्ज प्लास्टिक जो आइटम्स हैं ना, उनसे टूट के ना, जैसे लाइक वाटर बॉटल्स है, इन चीज़ों से टूट के जो है ये पल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट। इम्पैक्ट क्या है, कैन मिस्टेकनली, ये गलती से जो है खाए भी जा सकते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, और उनके लिए बड़े टॉक्सिक जहर की तरह है, और वो डिस्टर्ब कर देते हैं उनके सारा फूड चेन भी। ह्यूमन हेल्थ देखो, गैस्ट्रो जो है इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं, इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। अच्छा, एंडोक्राइन डिसरप्शन हो सकता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, एलर्जी, ये हमारे ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जाएगा प्लास्टिक, तो ऑब्वियसली उससे बड़े हार्मफुल डैमेजेस तो होंगे ना। माइक्रो प्लास्टिक जो है हैज़ बीन फाउंड इंसानी ह्यूमन ब्लड के अंदर, लंग्स और ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है हमें माइक्रो छोटे छोटे प्लास्टिक मिला है, प्लेसेंटाज में, ह्यूमन टेस्टिस में। तो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ये हमारी बॉडीज़ के अंदर जाते हैं और उससे बड़े हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। फिर प्लास्टिक ओवरशूट डे, प्लास्टिक ओवरशूट डे 2024 की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है अर्थ एक्शन के द्वारा।
क्या है ये प्लास्टिक ओवरशूट डे? ये मार्क करता पॉइंट जब प्लास्टिक जो है, जब अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जो एक्सीड कर जाएगा वर्ल्ड की कैपेसिटी उसको मैनेज करने में। ओवरशूट डे मतलब जब जितना प्लास्टिक हम जो है वेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पूरी दुनिया जो है, वर्ल्ड उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा, उसको होता है और रिजल्ट करेगा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, रिजल्टिंग जो कर रहा है। ये डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड ऑन की कंट्रीज़ का मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स। जो मिस मैनेजमेंट वेस्ट इंडेक्स है, इसका मतलब है गैप, कितना वेस्ट मैनेजमेंट, कितनी कैपेसिटी है, कितना कंजम्पशन कर रही है प्लास्टिक का और कितना वो मैनेज कर सकते हैं इस वेस्ट को। इंडिया जो है उसका बहुत हाई है, 68% गैप है कंजम्पशन और मैनेजमेंट में। 68% 0.62 का गैप है, ये मैनेज कर ही नहीं पा रहे इतना। ठीक है, तो ये है ओवरशूट, जब हमारी जो है, हमारी क्षमता जो है उसको यूज़ करने की और उसको मैनेज करने की जो है वो बहुत बढ़ जाएगी। अर्थ इतनी हो जाएगी पोल्यूशन प्लास्टिक का कि वो पूरी अर्थ भी उसको संभाल नहीं पाएगी। मरकरी पोल्यूशन, यूएनईपी ने लॉन्च किया है एक $134 बिलियन का इनिशिएटिव कि पूरी तरीके से मरकरी को फेज आउट किया जाए। फेजिंग आउट मरकरी जो है मेजरिंग डिवाइस इन हेल्थ केयर सेक्टर में मरकरी से मेजर किए जाते हैं वो सी चीज़ें, इनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। क्या है ये प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट का एम है कि फेज आउट किया जाए जो मरकरी थर्मोमीटर्स हैं, ठीक है, जो स्पाइगो गामोमीटर्स हैं, जिनका रेट जो है एनुअली 20% है, रेट ऑफ 20% एनुअली, और रिड्यूस किया जाए जो मरकरी की स्पिलेज है। इनकरेज किया जाए कि अडॉप्ट किया जाए कुछ एक्यूरेट, अफोर्डेबल और सेफ मरकरी फ्री अल्टरनेटिव्स। इन जो डिवाइसेस है जिन्हें मरकरी का यूज़ होता है, इसकी जगह कुछ दूसरे डिवाइसेस यूज़ किए जाएँ जिसमें मरकरी इसका बिल्कुल यूज़ नहीं होता, और कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी किया जाए जो मैनेजमेंट, जो मरकरी कंटेनिंग जो मेडिकल डिवाइसेस है जिसमें मरकरी है, उनका वेस्टेज ना हो उन डिवाइसेस से, उसको भी, उसकी भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ को बिल्कुल फेज आउट करना चाहिए, उसके अगर उसकी जगह हमें कुछ अल्टरनेटिव मिल रहा है तो वो यूज़ करना चाहिए। मेंबर कंट्रीज अल्बानिया है, बुर्किना फासो है, इंडिया है, मोंटेगो है, युगांडा है। ये कंट्री फंड किया जाता है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के द्वारा। तो मरकरी पोल्यूशन को यूएनईपी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। इसको फंड जो है जीईएफ करती है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, और एग्जीक्यूशन किया जा रहा है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। मरकरी जो एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है जो हमें मिट्टी में, पानी में, सॉइल में, हवा में मिलता है। ये एक ओनली मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर में। ये एक परसिस्टेंट है, हमेशा जो है बड़ी देर तक इन्वायरमेंट में रहता है, बायोक्यूमुलेटिव है, ठीक है, और टॉक्सिक पोल्यूटेंट है। ऑल ह्यूमन्स, सब ह्यूमन, हम सभी एक्सपोज हैं लो लेवल ऑफ मरकरी से। हाई लेवल से होंगे तो हमें बहुत सारे डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होंगे, लेकिन ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लंग्स, किडनी, स्किन, आइज, इन पे इम्पैक्ट होता है हेल्थ, अगर हम जो है लार्जर टाइम तक और हाई एक्सपोजर होगा मरकरी का। इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन भी है, मीनामाटा कन्वेंशन, ठीक है, ये भी याद रखना, इज रिलेटेड टू मरकरी। ये देखो मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी 2013 में जो है कुमामोटो जापान में जो है ये साइन की गई थी, अडॉप्ट की गई थी। 2017 में फोर्स में थी। पहली ग्लोबली लीगली बाइंडिंग टेरिटरी है, जो ट्रीटी है जो प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को, जो मरकरी के बहुत सारे इफेक्ट हैं। इसका नेम जो है एक सिटी ऑफ जापान जो है दिया गया था, जो एक एपिसेंटर बन गया था मीनामाटा डिजीज़, जो मरकरी की डिजीज़ से बैन है। कोई भी पर्पस है बैन करना, नहीं कोई मरकरी माइंस का, ठीक है, माइनिंग जो है मरकरीज की, फेज आउट करना है जो पहली मरकरीज है, ठीक है, फेज आउट और फेज डाउन जो मरकरी यूजेज, जो प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस में जो है मरकरी को कम करना है। इंडिया ने भी 2018 में इसको रेक्टिफाई किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, POPs। न्यूज़ में क्या है, एक कॉम्प्रीहेंसिव जो है ग्लोबल स्टडी जो है उन प्रिसिस्टेंट जो है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट जो है वो की गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP द्वारा, और फंड की गई है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटीज़ के द्वारा, GEF के द्वारा। क्या फाइंडिंग है जो POPs के द्वारा, कि देयर इज़ अ डिक्लाइन इन यूज़। जो 12 POPs हैं, ड्यू टू जो है रेगुलेटरी जो एक्शंस लिए गए हैं ग्लोबली पूरी दुनिया के द्वारा 2004 के बाद, तो कहीं ना कहीं जो प्रिसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं, ये वो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है जो बहुत देर तक इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो ये कम हुआ है। यूज़ ऑफ जो DDT है, DDT जो डाइक्लोरा डायफिनिलिन जो है ट्राइक्लोरोएथीन है, इसका जो है यूज़ जो है, और एक सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड है, ये सिंथेटिक जो है
इंसेक्टिसाइड है हैज़ डिक्रीज्ड इन ह्यूमन जो है मिल्क सैंपल ओवर द 70% इन सिंस 2004 से कम, और रिप्लेसमेंट जो है पीओपी का है ड्यू टू सिमिलर प्रोडक्ट्स जो आए हैं उनकी द्वारा से जो है कहीं ना कहीं हुआ। अब क्या है ये पीओपीज, हमें तो यही जानना है ना। पीओपीज जो है एक केमिकल सब्सटेंस जो कार्बन से बने होते हैं, कार्बन बेस्ड होते हैं, जो इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, इसीलिए इन्हें परसिस्ट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कहते हैं, क्योंकि इनका एक्सेस तो ज़्यादा होंगी तो पोल्यूट करेंगे इन्वायरमेंट, और बड़े लंबे तरह से समय तक इन्वायरमेंट में इनकी लाइफ स्पैन होता है, इनको परसिस्ट कहते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ये जो है पेस्टिसाइड्स हैं, जो नहीं होते कीड़े मकोड़े मारने के लिए, चाहे इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज में केमिकल है, या कोई अनवांटेड मतलब जो बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस का, इंडस्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग हुई है और कुछ अनवांटेड जो किसी जिसकी कोई जरूरत नहीं, कोई पोल्यूटेंट निकला है, वो भी हो सकता है। वो रेजिस्ट करते हैं फोटोलिटिक, बायोलॉजिकल या केमिकल डिग्रेडेशन, ठीक है, इनसे कम भी नहीं होते। अच्छा, डिलरिन जो एंड्रीन है, हेप्टाक्लोर एटसेट्रा, कुछ की और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑफन जो है हेलोगेनेटेड और कैरेक्टरिस्टिक्स बाय लो वाटर सोलेबिलिटी, पानी में बहुत कम पिघलते हैं, हाईली लिपिड सोलेबल, बायो एक्यूमुलेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने खाया है, उसके अंदर रह जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको किसी और ने खाया, ये इन स्पीशीज़ को जो है एक बड़े जानवर ने खाया, उनके अंदर जो है ये सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो बायो एक्यूमुलेशन होती रहती है इनकी। पीओपी जो है वो लिंक्ड हैं कैंसर के साथ, लीवर को डैमेज करते हैं, डिक्रीज करते हैं फर्टिलिटी, इंसान में पैदाइश है ना, बच्चे पैदा करने की ताकत है ना, सेक्सुअलिटी, इंक्रीज करते हैं रिस्क अस्थमा का, थायराइड की डिजीज़ का, क्योंकि ये एंडोक्राइन डिसरप्शन प्रॉपर्टीज़ हैं इनके बीच में। इसके रिलेटेड एक कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन है, एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है पीओपीज़ पे, जो 2001 में अडॉप्ट की गई थी, वो फोर्स में 2004 में आई है। इंडिया ने भी रेक्टिफाई किया 2006 में जो स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? पीओपी से, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। इंडिया रेक्टिफाइड किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है उसने नोटिफाई किए रेगुलेशंस, पीओपी रूल्स 2018, प्रोविजन जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर, जीईएफ जो इन्वायरमेंटल जो है ना ये फंड है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फंड, ये एक डेजिग्नेटेड इन टर्म फाइनेंशियल मैकेनिज्म है इस कन्वेंशन के लिए, इसको लागू करने के लिए, इसको फोर्स में लाने के लिए। ओके, कुछ पोल्यूटेंट इन न्यूज़ छोड़ो, बिस्फेनल ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म्स इन सोइल एसिडिफिकेशन, हाँ ये तो चलो पड़ा हुआ, बायो कवर छोड़ो, गैस होपर इफेक्ट ये पढ़ेंगे। कार्बन कंपनसेशन डेप्थ, चीज़ जो अभी न्यूज़ में है वो है गैस फ्लेयरिंग। तो जो ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें कहा कि जो ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग है वो इन 2023 वो इंक्रीज़ हुई है 7% से 2022 के कंपैरिजन में, और लीडिंग टू राइज हुआ 23 मीट्रिक जो है मिलियन टन ऑफ जो है CO2 गैस जो है वो की एमिशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इतना मिलियन टन, अगर 7% जो है गैस फ्लेयरिंग के इंक्रीज़ होने से, मेजर कंट्रीब्यूटर अगर इसमें देखें तो रशिया, ईरान, इराक, US है। क्या होता है ये गैस फ्लेयरिंग? देखो, अगर कहीं टर्म आ भी जाए गैस फ्लेयरिंग, तो ये किस्म का नेचुरल गैस से एसोसिएटेड एक तरह का विद ऑयल एक्सट्रैक्शन, जो नेचुरल गैस एसोसिएटेड विद ऑयल एक्सट्रैक्शन, जो नेचुरल गैस निकलता है जब हम ऑयल्स निकालते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तब है ना, तब जो है ये गैसेस जो निकलते हैं। रीज़न बिहाइंड यूज़ ऑफ गैस फ्लेयरिंग, अच्छा, सेफ्टी कंसर्न्स के लिए, मैनेज करने के लिए, प्रेशर चेंज के लिए, इकोनॉमिकली लॉजिस्टिकल इश्यूज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैस ऑयल फील्ड से जो है जो लोकेटेड है रिमोट और इनएक्सेसिबल एरिया से जो है रिफाइनरी तक, तो ये गैस फ्लेयरिंग का यूज़ होता है। की मेजरमेंट जो टेकन होती है टू अवॉइड ये गैस फ्लेयरिंग वो है जीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030 तक, है ना, ZRF इनिशिएटिव एक वर्ल्ड बैंक का। तो गैस फ्लेयरिंग है एक क्या देना एसोसिएटेड है विद ऑयल एक्सट्रैक्शन और ऐसी चीज़ें। लाइट पोल्यूशन क्या है? देखो, नाइट टाइम जो है ना लाइट पोल्यूशन वो लिंक है टू इंक्रीज अल्जाइमर रिस्क। जो नाइट टाइम्स में जो लाइट की पोल्यूशन, एक्सेसिव लाइट है जो रात को, कहीं ना कहीं वो अल्जाइमर के रिस्क को जो है इंक्रीज करता है। क्या होता है लाइट पोल्यूशन? एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट जो यूज़ है आउटडोर आर्टिफिशियल लाइट्स, जो आउटडोर में रात को बाहर यूज़ करते हैं ना हम आर्टिफिशियल लाइट्स, ये एडवर्सली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है हमारी एबिलिटी टू ऑब्जर्व स्टार या किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी। ह्यूमन हेल्थ पे इम्पैक्ट है, वाइल्ड लाइफ बिहेवियर पे इम्पैक्ट है, बहुत सारे नॉक्टोरियल स्पीशीज़ पे। तो स्टडी ये नोट करती है कि नाइट टाइम की जो लाइट पॉपुलेशन है
जो लाइट एक्सेसिव लाइट है या ज़्यादा लाइट है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट करती है नेचुरल सर्कुलेशन जो रिदम्स का होता है, हैम्पर करती है, लोगों की स्लीप को ख़राब करती है, इंडिविजुअल को और जो है जो अल्जाइमर डिजीज़ है ना उससे ज़्यादा एक्सपोज करती है, अल्जाइमर डिजीज़ होने का ज़्यादा खतरा है। इम्पैक्ट ऑफ लाइफ बायोडाइवर्सिटी पे क्या है, चेंज हो जाता है माइग्रेटरी पैटर्न जो है, लीडिंग टू कोलिजन होगा, इंक्रीज प्रीडेशन होता है, अटैक या किल होते हैं इंसेक्ट, इम्पैक्ट होता है पोलिनेशन, फूड चेन इम्पैक्ट होता है, तो लाइट पोल्यूशन के वेरियस इम्पैक्ट। तो ये एक स्टडी थी, उसकी कुछ एक रिपोर्ट थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बायोबिटोमिन, ये क्या है बायोबिटोमिन, ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन जो मिनिस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उसने इनोग्रेट किया पहली जो है फर्स्ट नेशनल हाईवे जो बनाई गई है बायोबिटोमिन से, नागपुर में जो मानसर बाईपास है, नेशनल हाईवे 44। क्या है ये बायोबिटोमिन, बाकी छोड़ो आप, ठीक है। बायोबिटोमिन क्या है, ये एक तरह की एक इट इज़ ए पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेट टू, जो बिटोमिन मैन्युफैक्चर पहले होती थी ना, वो होती थी चारकोल से, स्टेबल, स्लिटिगन और बायो ऑयल से की गई है, जबकि जो पहले होती थी वो ऑर्गेनिक एलिमेंट से होती थी, जैसे बायोचार है या स्टेबल है या लीजन है या बायो ऑयल, पेट्रोलियम से नहीं हो रही अब। इट इज़ फ्री फ्रॉम पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है टू बायो मैन्युफैक्चर, जो बिटोमिन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो इससे पोल्यूशन भी कम होगा। एक तरह की हम जो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ों में जो हम इस तरह से जो है पेट्रोलियम से, फॉसल फ्यूल से दूर जा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। किसके द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के द्वारा। पहली हाईवे कौन सी है जहाँ पे बायोबिटामिन का यूज़ हुआ, नागपुर में, ठीक है। नागपुर जो है मानसर जो बाईपास है, ठीक है। NH कौन सी है, 44। ओके। विटामिन जो है वो एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जो डिराइव फ्रॉम डिस्टिल, जो क्रूड ऑयल होता है ना, उससे जो ये काली काली नहीं होती, रोड पे बिछाई जाती है, रोड पेविंग या वाटर प्रूफ एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। बेनिफिट है, रिड्यूस करते, इंपोर्ट रिड्यूस होगा अगर हम बायोबिटामिन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा एक तो इंपोर्ट कम होगा, हम एड्रेस करेंगे स्टेबल बर्निंग के इश्यूज़ को, क्योंकि उनका यहाँ पे यूज़ करेंगे बायोबिटामिन बनाने में, बूस्ट करेंगे बायो इकोनॉमी को। बाकी जो है सस्टेनेबल मेथड, रोड कंस्ट्रक्शन, कॉपर स्लैग यूज़ करते हैं, जियो टेक्सटाइल्स है, कोल्ड जो है एसफाल्ट मिक्स है, इन चीज़ों का भी यूज़ किया जाता है। कुछ मिसलिनियस टर्म्स अगर देखें तो वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज क्यों थी न्यूज़ में, देखो वाइट कैटेगरी सेक्टर्स जो है ना विल नाउ नॉट रिक्वायर्ड प्रायर परमिशन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू एस्टैब्लिश एंड ऑपरेट अंडर एयर एक्ट 1991 और वाटर एक्ट। जो वाइट इंडस्ट्रीज़ हैं, ये न्यूज़ में आया है कि वाइट इंडस्ट्रीज़ को अब ज़रूरत नहीं है कि वो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, है ना, वो अपने मतलब इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए, उनको काम करने के लिए जो एयर एक्ट है और वाटर एक्ट के अंदर परमिशन लेनी पड़े, पहले परमिशन लेनी पड़े सेटअप करने के लिए। और क्या न्यूज़ था कि जो परमिशन ऑफिशियली नोन है, जो कंसेंट टू एस्टैब्लिश या कंसेंट टू ऑपरेट, कि मतलब इजाज़त दी जाए यहाँ इंडस्ट्री सेटअप करने की या उसको ऑपरेट करने के लिए, वो ग्रांट की जाती थी रेगुलेट करने के लिए इंडस्ट्रीज़। और जो उनका डिस्चार्ज, जो उनके मतलब जो पोल्यूटेंट थे, जो वो निकालते थे, जो गंदगी, जो वेस्ट मटेरियल जो वो इंडस्ट्रीज़ निकालती थी, उनके लिए इन्वायरमेंट में, उनके लिए जो है कंसेंट लेना पड़ता था पहले। वाइट इंडस्ट्री जो है, वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, उनको जो है ना खाली इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू कि हम वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री। कौन सी होती हैं वो इंडस्ट्री जो प्रैक्टिकली नॉन पोल्यूटिंग है, उनको कैटेगराइज किया जाता है वाइट इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर। किसके द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो आंसर क्वेश्चन सिर्फ आ जाता है वाइट कैटेगरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने क्या देना है कि वो इंडस्ट्रीज जो जीरो पोल्यूटेंट है, जीरो पोल्यूशन करती है एनवायरनमेंट को, जीरो पोल्यूटेड, ठीक है। पर्टिकुलरली प्रैक्टिकली जो है नॉन पोल्यूटिंग, जैसे विंड है, सोलर पावर प्रोजेक्ट हैं, असेंबलिंग इन एयर कूलर, जो असेंबली होती है खाली कूलर्स की असेंबली, प्रोडक्शन नहीं, बाईसाइकिल की जो है साइकिल बनाना नहीं, उसको असेंबल करना, इस तरह की जो है वाइट कैटेगरीज में जो है ये इंडस्ट्रीज आती है, ठीक है। वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री, ठीक है, इनके बारे में ठीक है, ये याद रखना। देखो इसमें जो वेरियस एक वाइट कैटेगरी तो हमने अभी समझ ली, सेक्टर विद मिनिमल या नो पोल्यूशन इम्पैक्ट, पोल्यूशन इंडेक्स अप टू सिर्फ 20 होगा, विंड सोलर पावर प्लांट है। ग्रीन कैटेगरी होते हैं सेक्टर जिसका बड़ा लो या मॉडरेट एयर पोल्यूशन है, इम्पैक्ट है इंडेक्स में अगर 21 से 40 के दौरान, जैसे राइस फ्लोर मिल से। रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज वो जिनकी बड़ी हाई पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन इंडेक्स पे 60 या उससे भी जो है, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री, ये रेड है, ठीक है, रेड कैटेगरी में आती है। ऑरेंज कैटेगरी जो है सेक्टर विद मॉडरेट या हाई पोल्यूटेड है, जो 41 से 50 की, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है।
इस तरीके से वेरियसली जो है वो जो है सब डिवाइड किया गया है इंडस्ट्रीज़ को, उनके जो है बेस्ड ऑन वो कितना पोल्यूशन एमिट करते हैं जो है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट है अमिशन फ्रॉम रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च। न्यूज़ में क्या था कि इन 15 ईयर्स जो रॉकेट लॉन्च है पर ईयर्स वो नियरली ट्रिपल हो गए। 15 सालों में जो रॉकेट लॉन्च होते थे हर साल वो 3 गुना अब हो गए, और स्टिल जो सैटेलाइट जो ऑर्बिट कर रही हैं, ऑर्बिटिंग द प्लानट, वो इंक्रीज हो गई 10 गुना ज़्यादा सैटेलाइट्स आज जो है अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काट रही। क्या एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट है ये रॉकेट लॉन्चेस का? देखो एल्यूमिनिया एंड द ब्लैक कार्बन जो है, जो Al2O3 और सूट है, ये अब्जॉर्ब करते और ट्रैप कर लेते हैं जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, जो अर्थ से एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। कहीं ना कहीं ये रिजल्ट करती हैं। अब देखो ना, इनको ट्रैप कर लेता है ये, क्योंकि ये ब्लैक कार्बन और एल्यूमिनिया जो है, जो ये जो है, जो अर्थ से रेडिएशन वापस एटमॉस्फेयर की तरफ जाती थी और वो बाहर निकल जाती थी, ये कहीं ना कहीं यहीं अर्थ पे ट्रैप होकर रह जाती है इनकी वजह से। ठीक है, एल्यूमिनियम और ब्लैक, और इससे जो है और ज़मीन जो है गर्म होती है, और कॉन्सिक्वेंटली ओजोन भी डिप्लीट होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हर ईच रॉकेट लॉन्च प्रोड्यूस जो है सिग्निफिकेंट हायर लेवल ऑफ CO2 देन एक एयर फ्लाइट से ज़्यादा जो है एक रॉकेट लॉन्च की जो है बहुत ज़्यादा कार्बन जो है CO2 जो है वो एमिट करता है। तो ये भी तो ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, मेटेलिक ऐश में डिसरप्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोइंग मोर हार्मफुल जो कॉस्मिक रेडिएशन वो रीच कर सकती हैं सरफेस पे, ये मेटेलिक ऐश की वजह से। ईच रॉकेट, ग्रीन रॉकेट जो है प्रोपेल्ड बाई लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस वाटर वेपर वी जनरेट ग्रीन हाउस गैस एट हाई एल्टीट्यूड। अब जो ग्रीन रॉकेट्स भी हैं जिनमें लिक्विड हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है, अब लिक्विड हाइड्रोजन जो है कंपेरेटिवली जो है वो एक क्या है, बेहतर फ्यूल है, मतलब ग्रीन फ्यूल है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं करता, कुछ नहीं, लेकिन उसमें प्रोड्यूस करता है वो वाटर वेपर। अब ये वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है, ये जो है हाई लैटिट्यूड पे ग्रीन हाउस गैस का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एमिशन है रॉकेट्स और सैटेलाइट से, वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। मेजरिंग, क्या मेजर्स हैं हम कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन? हॉरिजॉन्टल लॉन्च ऑफ स्मॉल सैटेलाइट, इट यूजेस ओनली 1/10 ऑफ द फ्यूल टिपिकली फ्रॉम ग्राउंड लॉन्च हैवी लिफ्ट रॉकेट। ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल ऑफ रेंट, नई एफर्ट्स ये सजेस्ट करती है कि जो रॉकेट्स के जो सैटेलाइट जो जलती है लो लैटिट्यूड पे बर्न होती है 12 to 18 किलोमीटर, ये अलो करता है मेटल ऑक्साइड्स को टू सेटल डाउन करने के लिए बैक अर्थ पे फास्टर। तो ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल होनी चाहिए री एंट्री पे। अल्टरनेट फ्यूल्स और डिज़ाइन इंप्रूवमेंट हो चाहिए। बायोप्रोपेन्स डेवलप करो, कुछ रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम वेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, ये भी तो हो सकते हैं ना। नेक्स्ट चलते हैं, एनुअल लैंड यूज एंड लैंड कवर जो है एटलस ऑफ इंडिया। क्या था न्यूज़ में रिसेंटली, क्या हुआ है, एनुअल लैंड यूज और लैंड कवर एटलस ऑफ इंडिया जो है वो रिलीज़ किया गया है नेशनल जो है रिमोट सेंसिंग सेंटर ने, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग जो है सेंटर ने। क्या न्यूज़ में इसका मकसद क्या है, एक सिस्टमेटिकली एग्जामिन किया जाए लैंड यूज यूटिलाइजेशन पैटर्न और ऑफर किया जाए इनवैल्यूएबल साइट इन इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट, कि किस तरीके से इस सर्वे का इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जा रहा है। ये एग्रीकल्चर के लिए यहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, ये किसी और पर्पज़ के लिए, ये किसी फॉरेस्ट है। तो मल्टीपल वेज में जो है ये बताता है किस तरीके से लैंड यूज़ पैटर्न दिखाता है, और हमें किस तरह से और डायनेमिक वे में और अलग तरीक़ों से लैंड का पैटर्न इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए ये एक वैल्यूएबल हमें चीज़ें बताती है। लैंड यूज़ पैटर्न जो है की हाईलाइट्स जो हैं, एग्रीकल्चर ओवर द लास्ट 70 ईयर जो कारिफ और रबी क्रॉप्स हैं वो एक्सपेंड हुई हैं, और जो फैलो लैंड है कहीं ना कहीं जो बंजर ज़मीनें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जो बेकार पड़ी हुई ज़मीनें थी अब नहीं रही। डबल ट्रिपल जो है एनुअल क्रॉपिंग एरिया जो है वो इंक्रीज़ हुआ है बाई 82.22%। डबल ट्रिपल क्रॉप लैंड्स आर द एरिया जहाँ क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड ट्वाइस या थ्राइस इन 1 ईयर। तो जो डबल ट्रिपल या एनुअल क्रॉपिंग है, मतलब एक ज़मीन पे 2-3 बार जो फसल उगाई जाती है, वो वैसी ज़मीनें जो 82% से बड़ी है। ठीक है, 2005 में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी वो इंक्रीज़ हुई थी अंटिल 2016 तक।
सिंस 2005 से शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है 2017, लेकिन उसके बाद विटनेस हुआ है कहीं ना कहीं डिक्लाइन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अगर डिक्लाइन हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या होता था कि एक जंगल का हिस्सा काट के आप वहाँ का कल्टीवेशन करते थे, फिर उस जंगल के हिस्से को छोड़ के दूसरी जगह पे आप जा फिर वो जंगल का हिस्सा काटते थे, कल्टीवेशन करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कम होने से इसका मतलब बहुत सारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ है ये। बिल्ड अप लैंड शोन एन इंक्रीज विद ओवरऑल ग्रोथ ऑफ 30% सिंस 2005। बिल्डअप एरियाज वो होते हैं जिन एरियाज में जो है बिल्डिंग्स जो है पेव्ड सरफेस होती है, मतलब बजरी डाली हुई है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल साइट्स होती हैं, अर्बन ग्रीन एरियाज होते हैं। ये एरियाज जो है वो कहीं ना कहीं 30% की ग्रोथ हुई है, 30% की ग्रोथ हुई है 2005 के अगर कंपेरिजन में करें। ठीक है, कंस्ट्रक्शन एरियाज इंक्रीज हुए, इंडस्ट्रियल एरियाज इंक्रीज हुए, कमर्शियल एरियाज इंक्रीज हुए। तो ये कुछ था। अगर आपसे पूछा जाए कि एनुअल लैंड यूज़ और लैंड कवर रिपोर्ट जो एटलस ऑफ इंडिया है, लैंड यूज़ और लैंड कवर किसके द्वारा बनाया था, तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा। वेरियस जो इसके फीचर से एक दो बार पढ़ लेना, ध्यान में रखना है आपने, बाकी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, जो वो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल शोड के दैट एनजीटी शोड दैट 80% जो इन्वायरमेंटल फंड है वो रिमेन अनयूटिलाइज्ड मोर इन द रिसीव। इट रिसीव कंपनसेशन अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्जेस। डीलर और मैन्युफैक्चरर को जो है ये पैसा पे करना पड़ता है, 1% जो उनका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन चार्ज है। उनके स्पेसिफिक जो नया डीजल व्हीकल है जो रजिस्टर हुई है ओनली इन दिल्ली और एनसीआर, उनमें पैसा देना पड़ता है। ये रिसीव किया है, इट रिसीव्ड एज ए ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंपनसेशन रिसीव करेगी। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन में एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है प्रोटेक्शन के लिए इन्वायरमेंट, जो वर्क करती है पोल्यूटर पे प्रिंसिपल पे, ये हमने पिछले इसी क्लास में देखा है। इट ऑल्सो रिसीव्ड एज पर ऑर्डर ऑफ एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे। लेकिन ये कहा जा रहा है न्यूज़ में कि जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, रिपोर्ट जो एनजीटी को दी है उसने, ये दिखाती है कि 80% जो इन्वायरमेंटल की फ़ंड है उनको यूटिलाइज ही नहीं किया गया, उनका कहीं खर्चा ही नहीं हुआ है। क्या है ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाटर और जो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंडर बनी हुई है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं है, ये किसके अंदर है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है 1974 का, उसके अंडर बनी हुई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको सब पावर्स और फंक्शंस दिए गए हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर। इट इज़ इंटरेस्टेड विद पावर और फंक्शन जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक्ट है 1981 उसके अंडर। स्टैट्यूटरी कहाँ? वाटर प्रिवेंशन है। पावर्स कहाँ? ये फंक्शन करती है किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंदर। सीपीएससी अब स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जो है काम करती है, रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बहुत सारे कानून जो प्रिवेंशन के जो मना किए गए, कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, यही प्रमोट करती है कि हमें स्ट्रीम्स वेल्स जो है साफ रखने हैं, हमें एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है कंट्री की। ठीक है, तो ये वन ऑफ द जो है प्रीमियम बॉडी ऑफ इंडिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ में, जैसे अभी अभी हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ा। कहाँ पे हेडक्वार्टर? न्यू दिल्ली में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है स्टेटेड के गंगा रिवर जो है वो फेस कर रही है फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट। फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट क्या है? जो एरियाज़ होते हैं ना रिवर्स के साइड पे, रिवर बेड्स के साइड के जो प्लेन एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पानी जाता है, वो है वहाँ पे लोग बिल्डिंग्स, वहाँ पे लोग जो अपने घर बनाने लग गए हैं, वहाँ पे अपने कब्जे करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं रिवर के पास आ रहे हैं, तो फ्लड प्लेन्स जो है इंक्रोचमेंट हो रही है, गंगा रिवर ये फेस कर रही है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सीटिंग कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। बाकी चार भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी ये बैठती है। जेनेसिस कहाँ हुआ? एस्टैब्लिश हुई एक स्टैट्यूटरी जो है बॉडी अंडर किस? एनजीटी एक्ट 2010 के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। कंपोजिशन क्या है? एक चेयरमैन होता है और 10 से 20 जो है वो जुडिशियल मेंबर होते हैं, एज वेल एज कुछ एक्सपर्ट मेंबर भी होते हैं, जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर। नेचुरल जस्टिस से प्रोवाइडेड है, मतलब ये बाउंड नहीं है क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 उसको फॉलो नहीं करेगी। पावर क्या है? एक सिविल कोर्ट की पावर है, सो मोटो कॉग्निशन, अच्छा रिलीफ दे सकती है इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन या डैमेज अगर किसी इंसान को हुआ है। एक स्पेशल जुडिशियल बॉडी इक्विप्ड विद एक्सपर्टीज, सोलली जो है एक ऐसी बॉडी है जो इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस को कंट्री में देखती है। एनजीडी के लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क किस किस के अंडर ये
जो है फैसले सुना से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर वाला एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट, फिर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल, तो वेरियस एक्ट्स के अंदर, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन और अपील विद इन 6 मंथ ऑफ फाइलिंग ऑफ द सेम, 6 महीने के अंदर अंदर जो है इस केस को डिस्पोज करेगी फैसला सुना के उसके फाइल होने के अंदर अंदर, ठीक है। फिर और क्या है, अपील इन ऑर्डर इन इट्स ऑर्डर्स आर बाइंडिंग बट नॉट फाइनल, बाइंडिंग है मतलब जिसको फैसला सुना दिया वो सुनना ही पड़ेगा लेकिन फाइनल नहीं है, ये रिव्यू की जा सकती है इसकी जजमेंट और अपील भी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन कब 90 डेज, ठीक है। बेंच कहाँ पे, एनजीटी की जो है प्रेजेंस जो है 5 जोन्स में मैंने बताया, प्रिंसिपल बेंच और हेडक्वार्टर दिल्ली है, फिर सेंटर में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, चेन्नई में, पुणे में, कोलकाता में, दिल्ली में, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, ये क्या है, हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा इंडिया में, एम है कि डेवलप करना और डेसिमेट करनी है, टेक्नोलॉजीज़ वेरियस मॉनिटर करना है, इंप्लीमेंट करनी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं जो मैनेजमेंट के लिए इंडिया के जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए, ठीक है। 1970 में बनाया गया था, रीनेम करके, एक एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर थी, उसको बनाया। मिनिस्ट्री जो है सबऑर्डिनेट ऑफिस है किसके, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डिपार्टमेंट एंड गंगा रिजर्वेशन और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनके अंडर, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर किसके, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की मिनिस्ट्री जो है जल शक्ति है। फंक्शन करती क्या है, ग्राउंड वाटर की देख रेख करती है, उसको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, साइंटिफिक स्टडीज़ करती है किस तरीके से कितना किस एरिया में है नेशनल एक्वाफायर मैपिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो वेरियस इसके जो है स्ट्रेटजीज काम करती है। ग्राउंड वाटर को आर्टिफिशियल रिचार्ज प्रोजेक्ट्स लगाती है, जो गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज़ होती हैं ग्राउंड वाटर के रिलेटेड, किस तरह से एक्सट्रैक्ट होगा, मैनेज होगा, उन पॉलिसीज़ की देख रेख करती है। तो एक, ठीक है, इसकी अगर रिपोर्ट देखिए, डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, एक ग्राउंड वाटर ईयर बुक है और एक एक्वाफायर मैपिंग रिपोर्ट है, ये तीनों रिपोर्ट्स जो है ग्राउंड वाटर के जो है ग्राउंड वाटर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड देखता है। एक और है कमेटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है ये इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया, ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टैब्लिश हुई थी, मतलब एक एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू, कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021 के थ्रू। इसने रिप्लेस किया था इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी को। तो ये दिल्ली और उसके जो है नज़दीकी एरियाज में जो है देखती है एयर क्वालिटी को। मैंडेट क्या है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है दिल्ली कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरिया इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इसका एम है कि अचीव करनी एक बेटर कोऑर्डिनेशन, रिसर्च करना है हमें और ढूंढना भी, आइडेंटिफाई भी करने हैं और प्रॉब्लम के रेजोल्यूशन ढूंढने हैं, ठीक है। सराउंडिंग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, की फंक्शन क्या रिलीज करती है, स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑफ जो है ना टू द स्टेट गवर्नमेंट, इम्पोज करती है, पेनल्टी भी दे सकती है कि अगर कोई नहीं मानेगा, ऑफेंस जो है पनिशेबल है, जेल भी हो सकती है, अप टू 5 साल की फाइन भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपए या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनी हुई है, जो दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग एरिया जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है जो और पंजाब है, उन एरियाज़ में जो है एयर क्वालिटी को जो है वो असेस करती है और उसकी क्वालिटी को मैनेज करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना वही देख रहे हैं। मुझे पता है कि रिवीजन आपने नहीं करना है, इफ़ यू आर गोइंग टू डू इट देन हार्डली एक बार आप रिवाइज करोगे। तो हम लोग जो है ना मैगजीन में से भी जो PT365 है जो ईयर राउंड की, उसमें भी जो इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि हार्डली 1 मंथ बचा है टू बी प्रिसाइज, और पूरा 1 मंथ आप करंट अफेयर भी नहीं करोगे। तो हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोगों ने पॉलिटी के जो है वो कम कोर्स जो 2 घंटे में हम लोग ने कर लिया, और अप्रोक्सीमेटली 4 क्लासेस है आई बिलीव, मैं 4 घंटे का या 3 घंटे का होगा। इसके बाद इन्वायरमेंट चल रहा है, इन्वायरमेंट का है शायद ये जो दूसरा या तीसरी क्लास है आई थिंक, और 2-3 क्लासेस और लगेंगे और हम इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग वैसे ही चलते जाएंगे। हम लोग ये जो है आई बिलीव कि हम अप्रैल के महीने में जो है इसको कंप्लीट कर देंगे, ओके। मई में जो है हम लोगों ने जो है सिर्फ CSET
और PYQs करने हैं। ओके, प्रीवियस ईयर PYQs अप्रॉक्सीमेटली 2010 से लेकर 2024 तक सारे PYQs करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।